एक लड़की रोड की साइड पर चलते हुए जा रही थी कि तभी एक लड़के से टकरा जाती है। ओ सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वैसे आप हो तो देखने के ही लायक। क्या मतलब तुम्हारा? एंड तुम देख कर नहीं चल सकते? काश मैं देख कर चल रहा होता। रोमी रिहाना को पसंद करने लगा था एक ही नजर में, लेकिन रिहाना उसको भाव नहीं दे रही थी। तब रोमी कहता है, वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरे रिजॉर्ट की पूल पार्टी में चलेंगे? रिजॉर्ट? कहाँ? हमारे सिटी में कोई रिजॉर्ट नहीं है। अरे बाबा, वो देखो पहाड़ों के ऊपर जो रिजॉर्ट है वो मेरा है। बोलो चलोगी? रिहाना कुछ सोचती है और चलने के लिए राजी हो जाती है। दोनों वहां से सीधा रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहां पूल पार्टी चल रही होती है। रोमी रिहाना को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि रोमी देखता है रिहाना उसको इशारे में एक रूम में आने को कहती है। रोमी उसके पीछे पीछे चल देता है और वहां रूम के अंदर रिहाना एक बेड पे रोमी का इंतजार कर रही होती है। अबे ये क्या, आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। आओ ना रोमी, इतना इंतजार क्यों करवा रहे हो? जल्दी आओ ना। रिहाना की ऐसी बात सुन रोमी बेड पर लेट गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोमांस करने लगे। रोमी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? कोई बात नहीं, मैं अब सब कसर पूरी कर दूंगा। दोनों अब दो जिस्म एक जान होने लगे थे। तभी रिहाना रोमी को रोकती है और कहती है, रोमी, बस 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ऐसा कहकर रिहाना चली गई। तभी रोमी के रूम पर किसी ने नॉक किया। रोमी ने डोर ओपन किया और बहुत चक्का रह गया, क्योंकि उस वक्त उसके सामने सेम था और उसके साथ रिहाना भी थी। रोमी डर के कारण पसीना पसीना हो गया। क्या हुआ रोमी? तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो गए? और तुम पार्टी से क्यों चले आए? वो मैं और तुम वो। अबे क्या बोल रहा है, ठीक से बोल। रोमी भाग कर जाता है और वॉशरूम में जाकर देखता है तो वहां अब कोई नहीं था। लगता है मैंने कोई सपना देखा होगा। लगता है ज्यादा ही पी ली है मैंने। अच्छा चल, अब बॉनफायर के पास चलते हैं, जल्दी चल। फिर तीनों वहां से निकलकर रिजॉर्ट के गार्डन में आ जाते हैं, जहां बाकी लोग आग के सामने बैठकर मजे ले रहे थे कि तभी रोमी की एक दोस्त कहती है, रोमी, तुम लोगों को इतना दूर रिजॉर्ट क्यों बनाना था? बहुत डरावनी सी जगह है ये। अरे कुछ डरावनी नहीं है, यहाँ कौन सा भूत भूत घूम रहा है, और होगा तो मैं उसको भी अपनी पार्टी में बुला लूंगा। सभी लोग हंसने लगते हैं कि तभी पीछे से उसी रिजॉर्ट का मालिक कहता है, साहब आपको क्या पता, भूत से भी ज्यादा खतरनाक चीज दफन है इस रिजॉर्ट के इतिहास में। ऐसा क्या है बाबा, यहाँ जो भूत से भी ज्यादा डरावना है? इच्छाधारी नाग नागिन का घर था पहले यहाँ। इस रिजॉर्ट की जमीन पर पहले नाग नागिन का मंदिर हुआ करता था, जहाँ हर नाग पंचमी वाले दिन नाग नागिन पूजा किया करते थे। लेकिन एक दिन इस जमीन के कारण ही उस मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसमें कई नाग नागिन मारे गए। उसके बाद से कई बार यहाँ से लोगों ने इच्छाधारी नाग नागिन के होने का दावा किया है, जो नागमणि की तलाश में है, जिसमें असीम शक्तियां हैं, जो कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ इस रिजॉर्ट का हकदार ही उसको ढूंढ सकता है। सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी सूरज और समय जोर से हंसते हैं। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मों में होता है। इच्छाधारी नाग और नागिन, नागमणि। अगर नागिन सुंदर होगी तो मेरे पास भेज देना। सभी लोग हंसते हंसते वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रोमी अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे सीढ़ियों के पास से ही किसी की आवाज आती है। रोमी उस आवाज के पीछे जाते हुए छत पर पहुंच जाता है। वहां देखता है कि रिहाना छत की दीवार पर पैर लटकाए हुए बैठी हुई थी। रिहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उतरो वहां से, खतरनाक जगह है वो। रोमी, क्या सच में यहाँ पे कोई नागमणि है जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें मालूम है? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाबा बकवास कर रहा था और नाग नागिन की कहानी बताकर सबको डरा रहा था। नहीं रोमी, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ ना। अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई। देखो, ये रिजॉर्ट मेरा नहीं है,
मेरे डैड इस रिजॉर्ट के बिल्डर थे जिन्होंने इसको बनाया है। ये तो मेरे दोस्त। रोमी ये कहते हुए रिहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए उसको अपनी तरफ घुमाता है। और अब वो क्या देखता है, वो लड़की जो इतनी देर से रिहाना बनकर रोमी से बात कर रही थी, वो एक नागिन के रूप में बदलने लगी। देखते देखते वो एक विशाल नागिन में बदल गई और रोमी को छत से नीचे फेंक देती है। वही नीचे रिहाना और सेम वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं और रोमी को गिरते हुए देखकर उसके पास भागते हुए जाते हैं। रोमी ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? रोमी भाई क्या हुआ ये? रोमी कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो मर जाता है। तभी सब वहां से जाते हैं। रोमी को ऐसे मरा हुआ देखकर डर के मारे सभी वहां से जाने को कहते हैं और अपनी अपनी कार से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सैम और रिहाना वहीं रुकते हैं। कुछ समय ही बीता होता है कि सभी लोग वापस आ जाते हैं। तुम लोग वापस क्यों आ गए? अरे यार, आगे रास्ते में पहाड़ गिर गया है, रास्ता बंद है, अब 2 दिन तक यहीं रहना होगा। रोमी को किसने मारा होगा? अब यहाँ कोई मदद के लिए भी नहीं आ सकता। कहीं कोई हम सबकी जान के पीछे तो नहीं है? अरे कुछ नहीं होगा यार, 2 दिन बाद चले जाएंगे। वैसे भी रोमी ने बहुत पी रखी थी, खुद ही गिर गया होगा। मुझे तो लगता है तुमने ही रोमी को मारा होगा। तुम तो हमेशा उससे लड़ते रहते थे, क्योंकि मैं रोमी को पसंद करती थी और तुम मुझे। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एक लड़की के लिए मैं अपने दोस्त का खून नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर में ही समय का रूम का डोर अपने आप खुल जाता है। समय अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है और सामने के बेड पर काव्या को एक हॉट अवतार में देखता है, जो उसकी तरफ संभोग भरी निगाहों से देख रही होती है। काव्या को इस तरह देख समय कुछ समझ नहीं पाता। तुम यहाँ कैसे और मेरे बेड पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ हम 2 से 1 हो जाएं। ये सब क्या है? अभी तो तुम्हें बाहर रोमी पर प्यार आ रहा था। ये कैसा रूप है तुम्हारा? समय, वो सब भूल जाओ। बस याद रखो, आज रात मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। आओ मुझे अपनी बाहों में भर लो। काव्या के इतना कहते ही समय भी सब भूलकर काव्या की बाहों में चला गया और दोनों हम बिस्तर होने लगे। समय और काव्या संभोग करते हैं। इस दौरान गले आगे किए हुए काव्या ने अपनी एक बड़ी सी जीभ निकाली और समय की गर्दन पर फेरने लगी। वहीं काव्या के गले लगे हुए समय ने उस नागिन की लंबी जीभ को अपने सामने लगे हुए शीशे में देख लिया। समय काव्या को बेड पर ही जोर से धक्का देता है और काव्या बेड पर गिर जाती है और एक विशाल नागिन के रूप में आ जाती है। उसको ऐसा देख समय वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद काव्या एक नागिन रूप में हॉल में आकर किसी से बात कर रही होती है। क्या हुआ, पता लगा कुछ समय से? नहीं, उससे पहले ही वो समय बेहोश हो गया। इतने में ही पीछे से सूरज की आवाज आती है। काव्या, तुम इतनी रात गए किससे बात कर रही हो? किसी से तो नहीं, वो तो मुझे नींद आ रही थी, तो वॉक कर रही थी। सूरज इतना कहकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। आगे जाते ही उसे सिमरन के रूम से आवाज आती है। वो जैसे डोर ओपन करता है, सामने ही वो काव्या और सिमरन को बातें करते हुए देखता है और डर के पीछे हो जाता है। काव्या, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अभी वहाँ थी ना? कहाँ थी? ये तो काफी वक्त से मेरे साथ ही है। सूरज बिना कुछ बोले वहां से भागते हुए फिर हॉल में जाता है। वहां कोई नहीं था। सूरज बहुत डर जाता है और अपने रूम में आकर सो जाता है। अगले दिन सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए होते हैं। तभी समय सभी के सामने काव्या के नागिन होने का बात बता देता है। अबे पागल है क्या? काव्या दोस्त है हमारी। जानता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग वो नहीं जानते जो मैंने कल रात देखा। ये तो बस कल रात मुझे मारने ही वाली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और कल रात से अभी तक मैं सिमरन के साथ ही थी। ये सही कह रही है, मेरे साथ ही थी। वैसे जो तुम कह रहे हो वैसा ही कुछ सूरज भी कह रहा था। वैसे ये सूरज है कहाँ? सुबह से शाम होने वाली है, ये अपने रूम में क्या कर रहा है? सभी लोग वहां से उसके रूम में जाते हैं। वहां सूरज बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वहां माली आ जाता है और कहता है,
ये क्या? इसे तो नागिन ने डसा है। इसकी जान बस अब वो नागमणि ही बचा सकती है। वो भी सुबह होने से पहले नागमणि इसके सर पर रखनी होगी। अब सेम, रेहान और सिमरन नागमणि खोजने निकल जाते हैं। काफी देर हो जाती है खोजते हुए। अब रात हो गई थी। उस महल के तहखाने में एक अजीब सा कमरा था जो सिर्फ इस जगह का मालिक ही पढ़कर खोल सकता था। सेम उस दरवाजे पर लिखे हुए के हिसाब से डोर को ओपन कर देता है और जैसे ही अंदर जाता है वहाँ नागमणि रखी हुई होती है जिसमें से एक असीम रोशनी आ रही थी। सैम कमरे में जाकर नागमणि ले आता है और सूरज की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर सैम देखता है तो बाकी कोई भी नहीं थे। सैम ज्यादा ना सोचते हुए वो नागमणि सूरज के सर पर रख देता है। तभी उसका फोन बजता है और कॉल सूरज के फोन से आ रहा था। हेलो, कौन? सैम, मैं हूँ। सूरज, तू जल्दी वहां से निकल, जल्दी, कुछ बहुत अजीब है वहां। सैम कुछ करता उससे पहले ही देखते देखते सामने लेटा हुआ सूरज विशाल नाग में बदल जाता है और सैम को पकड़ लेता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपने परिवार को खोया था। अब तू भी मरेगा। इतना कहते ही नाग की वजह से सैम का दम घुटने लगा था कि तभी पीछे से सिमरन आवाज देती है, छोड़ दो सैम को, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। सिमरन अपने पास से गन निकालकर उस विशाल नाग की तरफ कर देती है। तभी नाग जोरों से हंसता है। तुम मारोगी मुझे? ठीक से देख पागल लड़की, तेरा कोई दोस्त अब जिंदा नहीं है, सब मारे गए। तुझे मैं ही मारूंगी, तो देख अब। सिमरन गोली चलाती उससे पहले ही एक नागिन सिमरन को अपनी में लपेट लेती है और जब सिमरन उसको देखती है तो वो और कोई नहीं रेहाना ही होती है। तुम सब ने अपनी मौत को खुद अपने पास बुलाया था। मरना तो तुम सबको ही था, हमें तो बस मौके की तलाश थी। जैसी मौत हमारे परिवार वालों को मिली है वैसे ही अब तुम सब मरोगे। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ही तुम सबको यहाँ आने पर मजबूर किया था। रोमी को मेरे भाई ने मारा और बाकी सबको भी, और अब तू भी मरेगी। ऐसा कहकर रेहाना सिमरन को डस लेती है। सिमरन वहीं मर जाती है और फिर नाग सैम को मार देता है और दोनों नाग नागिन मणि लेकर वहां से चले जाते हैं।